नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ गए हैं बाबा रामदास जी और अवनीश शर्मा जी। हमारा जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट है 7, 8, 9 नवंबर को, और उसमें हमारे दोनों महानुभाव भी उसमें आ रहे हैं, बाबा जी और अवनीश जी। और आप सब ये ध्यान रखें कि हमारी रजिस्ट्रेशन जो है वो बहुत तेजी से चल रहे हैं, अभी करवा लीजिए, बाद में मिलते नहीं हैं, ये अमूमन देखा गया है। क्राउड फंडिंग भी चल रही है, 85% हो गई है, 15% आप लोगों को पूरी करवानी है। और चलते चलते बाबा जी तो आए हुए हैं समिट में, तो मैं उनसे पूछूंगा कि उनको हमारा एनुअल समिट कैसा लगा, और सर अवनीश जी मैंने से पूछूंगा कि उनको क्या सेकंड हैंड जानकारी क्या है। जी नहीं बाबा जी अवनीश जी पहले। सर एक बार पहले आ चुके हैं। नहीं आए हुए हैं। अच्छा, आया आ हूँ चुके सर। हैं। अच्छा, हाँ, वो आया हाँ, आया हूँ। पहले ही हैज अटेंडेड द समिट एज एज ए एज अ डेलीगेट। एज हाँ, श्रोता के एज अ रूप में आ डेलीगेट। चुके हैं, वक्ता के रूप में आ रहे हैं। मेरा तो सर बहुत लाजवाब अनुभव था। और मैं आपका एक बात में कायल हूँ कि आपने सर वामपंथियों के गढ़ में घुस के वहां से उनको खदेड़ने का काम किया है। आप उल्टी बात हो गई, वो जेएलएफ वाले जो है वो पहले दूसरी हाँ, जगह कराते थे, अब वो भी इसी वेन्यू पे आ गए हैं। अच्छा, तो उनका भी ऑर्गेनाइजेशन यही होता है, इसी होटल में, हाँ, क्लार्क्स और एलियर में। और मैंने तो सर उसके बारे में भी सुना है। बट जो जयपुर डायलॉग का जो एनुअल समिट है ना, वो तो मतलब वो आपने एक मिसाल कायम कर दी और अब बहुत से लोगों को प्रेरणा दे दी है। मेरा सर जिस साल पिछले नहीं, इससे ठीक पहले वाले, पिछले कुछ पारिवारिक वजह से मैं नहीं आ सका था पिछले वाले में। मेरा एक डेलीगेट के तौर पर मैं 3 दिन रहा था, और जो अनुभव मैं कहूंगा, उस अनुभव को सीधे सीधे अब मैं यहाँ जोड़ दूं उस फिजिकल स्वरूप को और उस बौद्धिक उसको तमाम को, वो तो क्या ही कहना, उसमें काफी समय लग जाएगा। लेकिन सच बात यह है सर कि आपका जो इस बार का जयपुर डायलॉग्स का थीम है शत्रुबोध, इसने शत्रु का बोध तो ये करा ही रहा है और लगातार करा रहा है। आप तो इसको कंक्लूड कर रहे हैं और आगे बढ़ाने के लिए इस बार की थीम है। मुझे लगता है कि मित्र बोध कराने में, इस सनातन के मित्र कौन है, राष्ट्रवाद के मित्र कौन है, इसका बोध कराने में जो काम आपके प्लेटफॉर्म ने और आपने किया है वो भी अद्भुत है सर। तो शत्रुबोध के साथ साथ आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट, खासतौर से इस इवेंट की, मित्रबोध। मैं सच कहूं, मुझे मेरे वीडियो पे लगातार पूछा जाना, आप जयपुर डायलॉग्स नहीं जा रहे क्या, नहीं जा रहे। बाबा जी के यहाँ एक दिन वीडियो कर रहा था, इनके यहाँ इतना लोगों ने पूछा कि इनको हामी भरवानी पड़ेगी। हाँ भाई, हाँ आ रहे हैं, अच्छा। मिलेंगे वहां पे। जी, मैं आपसे कह रहा हूं। और मैं दर्शकों से कहूंगा कि जितनी मतलब आइए, बस आइए, एक अनुभव हमारा है। तो आपने शत्रुबोध तो इस बार का थीम है, लेकिन जो मित्रबोध इन तमाम सालों में आपने कराया है सनातनियों के बीच, अच्छा राष्ट्र प्रथम सर, भाव से जीने वालों के बीच, वो अद्भुत है। सबसे पहले जो इस समय मैटर बिल्कुल हॉट है, वो है वक्फ एक्ट के ऊपर निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का कि उसके ऊपर इंटरिम आदेश दिया जाए या ना दिया जाए, क्योंकि पूरा का पूरा मुस्लिम पक्ष ये चाहता था, बल्कि उसकी एक बड़ी उत्कंठा थी कि किस तरह से वक्फ एक्ट को पूरी तरह से स्टे करा दिया जाए, क्योंकि उसमें उनका ये आर्ग्यूमेंट था कि साहब कि ये तो हमारे ही जिसको कहते हैं कि जो इस्लामी राज्य है उसकी धरोहर है। भारत तो अंततः इस्लामी राज्य ही था, और वैसे भी उसको वापस दारुल इस्लाम बनना है। इस समय जो है ये दारुल हर्ब हो गया है। उनके यहाँ एक सिस्टम है, वो ये कहता है कि जो चीज़ दारुल खिलाफा में एक बार चली गई उस पर मुसलमानों का हमेशा के लिए हक हो गया। दारुल खिलाफा मतलब खलीफा का राज्य, और किसी भी मुस्लिम का राज्य है, मुस्लिम जो है वो बाय डेफिनेशन खलीफा के अंतर्गत होता है। तो भारत में दारुल खिलाफा बहुत सालों रहा है, 1192 से लेकर, और कम से कम आप समझ लीजिए 1715 तक तो रहा ही है, जब मराठों ने मारना शुरू किया इनको। तो जो इनको 500 साल की जो चुल आती है उसको लेके सारा काम होता है, उसी के बहाने इन्होंने पार्टीशन करवाया। तो मैं शुरू करूंगा बाबा जी से। साहब, ये जो इनकी, एक मैं कहूँगा, मैं तो इसको
असफलता के रूप में ही देख रहा हूँ, क्योंकि जो जो 2-4 चीज़ें इनको जो है वो दी गई हैं, एक छोटा-सा स्टे दे के, वो ये दिया गया है कि साहब वो कलेक्टर नहीं डिसाइड करेगा। अबे चलो भई, कलेक्टर नहीं डिसाइड करेगा। इससे ये बहुत खुश हैं कि साहब कलेक्टर नहीं डिसाइड करेगा। ये भूल जाते हैं कि इनके जो राज्य हैं, ये जब भी ये बात करते हैं तो कतई भूल जाते हैं कि आधी स्टेट्स पे ये राज्य कर रहे हैं। तो भाई कलेक्टर वहाँ इनकी बात मान लेता। अब वो कलेक्टर को हटवा दिया इन्होंने, चलो कोई बात नहीं। एक बड़ा हल्ला-गुल्ला हो रहा है कि साहब कि इस्लामी जो है वो 5 साल वाली जो कंडीशन है वो लागू नहीं होगी। लेकिन उसमें ये कहा है कि जब तक रूल्स आप नहीं बना देते हैं, तब तक लागू नहीं होगी। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई परपेचुटी में हो गया हो। और थोड़ा-सा उन्होंने एक संख्या निर्धारित कर दी नॉन मुस्लिम्स की। तो बाबा जी, क्या मिल गया इन्हें? ये क्यों नाच रहे हैं ऊपर-नीचे? नहीं सर, वो देखिए, उनको एक फेस सेविंग के लिए बहाना चाहिए। और अगर आप इकोसिस्टम को देखें तो इकोसिस्टम हमेशा ऐसी छोटी छोटी जो सफलताएं इनको मिलती हैं, जैसे भाई एंटायरिटी में तो उसने वक्फ बोर्ड पे केस पूरे उसको स्टे करने से मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, पर जो छोटी मोटी 2-3 रिलीफ देनी थी वो भी टेम्परेरी रिलीफ हैं। उसमें भी सर बात यह है कि इनको इनफैक्ट मिला कुछ नहीं है। अच्छा, मुझे ये लगता है कि साहब जो मुस्लिम इकोसिस्टम है ना भारत में, उसको एक बात समझ में आ गई है कि जो सनातनी हिंदू हैं उनमें अब अवेकनिंग शुरू हो गई है और ये अब रुकने वाली नहीं है। और धीरे धीरे अवेकंड हिंदू की संख्या देश में बढ़ रही है और इसको लेके पूरा इकोसिस्टम चिंतित है। और अब तक इनको लगता था, अब तक तो भाई चूंकि ये सरकारों में थे, सरकार यही बनाते थे, यही बिगाड़ते थे और ये किंग मेकर की भूमिका में हमेशा थे। अभी भी ये किंग मेकर की ही भूमिका में रहना चाहते हैं, वो उससे संतुष्ट हैं। वो एक चीज जानते हैं कि डायरेक्ट सत्ता तो हमको नहीं मिलेगी अब भारत में कभी। चलो हम अगर उस डायरेक्ट सत्ता में नहीं भी रहते हैं पर हम किंग मेकर की भूमिका में रहे। और सर मुसलमानों ने अपनी एक ताकत को पहचान लिया है कि हम कितनी भी कम संख्या में हैं, अगर हम संगठित होकर वोट देने, अपना वोट कटने न देना, वोट का डिवीजन अगर हम बचा के ले जाएंगे तो हम अपना सर्वाइवल बचा के ले जाएंगे। इस तथ्य को मुसलमानों ने बड़ी खूबसूरती से देश में पहचान लिया है। और जो वो एक मुश्त वोट देते हैं ना, इसी वजह से पूरा इकोसिस्टम इनके तलवे चाटता है, इनके तुष्टीकरण में लगा रहता है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर ये थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करें, थोड़ा सा, और ये बीजेपी को भी अगर वोट देने लग जाए ना कुछ पॉकेट्स में, तो मुझे तो ये भी बीजेपी तो तुरंत राजी हो जाएगी। वो तो कह रहे हैं कि साहब कि हम तो जो है वो पूरे पाकिस्तान को वापस लेने के लिए तैयार हैं। कल का सरसंघ चालक जी का उद्बोधन है। मतलब वो उन 20 करोड़ संभल नहीं रहे, 25 करोड़ को और को लेने के लिए तैयार है। तो सर बीजेपी तो बिल्कुल ही इनके चरणों में बिछ जाएगी। तो और आज नहीं तो कल, मैं एक बात बता रहा हूं आपको, कोई ना कोई इनको ये समझाने वाला भी निकल आएगा कि यार अच्छा एक बार कुंदरकी में तो इन्होंने वोट दिया ही है ना। हाँ, वो तो तुर्क पठान के चक्कर में दिया ना। वो चाहे जिस चक्कर में दिया, पर दिया, हम इतना जानते हैं। उधर कानपुर वाली वो जो सीट थी, किदवई नगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो इरफान सोलंकी की बीवी जहां लड़ रही थी। तो सर मुसलमान बहुत
टैक्टिकली वोट देना सीख गया है। तो जिस दिन ये, या तो हिंदू भी यही सीख जाए, जिस दिन हिंदू को समझ में आ जाएगा कि हम अगर बटेंगे नहीं तो सेफ रहेंगे, अभी हिंदू को ये बात समझ में आ नहीं रही है। और हिंदू को एक बात समझनी चाहिए कि अभी जहां जहां तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहां वहां वो फिर भी कुछ कुछ सुरक्षित महसूस कर रहा है। पर आप देख लीजिए, आप जहां भी आप कांग्रेसी इकोसिस्टम की सरकारें हैं या कांग्रेस से जो छिटकी हुई पार्टियां हैं उनकी सरकारें हैं या मुलायम लालू जैसे लोगों की सरकारें हैं, वहां हिंदुओं का क्या हाल है। तो हिंदू को सर, वो आपने जो इस बार जो हमारा शत्रुबोध का जो थीम है ना सर, वो शत्रुबोध जिस दिन हिंदुओं में पैदा हो गया उस दिन तो फिर हमारे से बड़ी ताकत तो दुनिया में कोई नहीं होगी। वी विल बी द लार्जेस्ट एंड द बिगेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप इन द वर्ल्ड। लेकिन नेताओं को सूट नहीं करता है ये सर, चाहे वो एक्स पार्टी के हो चाहे वाई पार्टी के हो। तो सर बिल्कुल, पर हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। मुसलमानों से एक बात सीखने लायक है कि अल्पसंख्यक होते हुए भी बहुसंख्यक से ज्यादा अपनी मार्केट वैल्यू इलेक्टोरल बाजार में उनकी ज्यादा है हमसे। सभी उनका तुष्टीकरण, और ये सर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है ना, ये सिर्फ भारत में नहीं है, पूरी दुनिया इनके तुष्टीकरण में लगी हुई है। ये इनसे सीखने की जरूरत है। जी अवनीश जी। जी सर। सर वक्त पे अगर टेक्निकली देख लिया जाए तो कंप्लीटली तो इनको कोई राहत मिली ही नहीं। और ध्यान देने की बात यह है कि सीजीआई ने फैसला देने के बाद कहा क्या है। जस्टिस गवाई ने ये कहा कि देखिए साहब, रेयर ऑफ रेयरेस्ट कोई मामला हो, यानी दुर्लभतम कोई स्थिति हो, तब हम किसी कानून पर रोक लगाएं, और यहां पर ऐसा है नहीं। और इसी के साथ जो अगला सेंटेंस उन्होंने कहा कि जो एक पूर्व धारणा होती है और होनी भी चाहिए, ये स्वस्थ पूर्व धारणा है, ये भी कहा उन्होंने। और कहा कि साहब, विधायिका से अगर कोई कानून पास होता है तो वो संवैधानिक रूप से बिल्कुल दुरुस्त होगा। ये पूर्व धारणा है और सही धारणा है। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई हमारे इंटरवेंशन का, जी, प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी बोलते हैं उसको। एग्जैक्टली। तो उन्होंने कहा भाई फिर हम इसमें कोई हक नहीं रखते कि हम इसमें घुस जाएं, और ये दुर्लभतम मामला नहीं है। फिर उन्होंने कुछ छोटे छोटे चूरन दे दिए हैं। निश्चित तौर पर आपने अपने इंटरव्यू में ही कह दिया कि साहब नंबर चलो 3 हो जाएंगे गैर मुस्लिम। फिर उन्होंने कहा कि जो चेयर करेगा इसको वो मुसलमान एकदम। बता दूं आपको, जो दिए हैं ना, वो इसलिए दिए हैं क्योंकि बहुत सारे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं इसमें। हाँ। और वो अगर उसको थियोरेटिकली देखा जाए तो कुछ स्थितियां ऐसी बनती हैं कि वो एक्स ऑफिशियो नंबर मिला के उसमें गैर मुसलमानों की संख्या मुसलमानों से अधिक हो सकती है। तो मेजॉरिटी इसको उन्होंने क्लैरिफाई करने के लिए ये डाल दिया लिमिट कि भाई इससे ज्यादा नहीं होंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये फिर थोड़ा सा मतलब इमोशनली धक्का लग जाता है ना। पता चला कि वक्फ के किसी कमेटी में जो है वो गैर मुस्लिम ही मेजॉरिटी में आ जाए, तो ये नहीं होना चाहिए, वो होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक ये दे दिया। दूसरा, वक्फ बाय यूजर जो इनका सबसे बड़ा तमाशा, उस पे तो साफ कुछ नहीं कहा। बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया। मैं तो पढ़ के सुना दूं आपको जो बोला है। हाँ, बोला है, आफ्टर नोटिसिंग सच इंस्टेंसेस ऑफ मिसयूज, जो मेन कारण था वक्फ बाय यूजर को हटाने का, इफ द लेजिस्लेचर फाइंड्स दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ वक्फ बाय यूजर हैज टू बी अबॉलिश्ड एंड दैट टू प्रोस्पेक्टिवली, इन आवर व्यू the same cannot prima facie be said to be arbitrary. In any case, as submitted by the learned Solicitor General, the deletion of clause 1 of section 3R
of the original Waqf Act would come into effect from the date on which the impugned act has come into effect. The said provision would therefore not apply retrospectively. Therefore, the contention of the petitioners that the lands vested in the Waqf would be grabbed by the government prima facie holds no water. बिल्कुल मेरे सामने भी खुला हुआ है। अच्छा, अब दूसरा इनका क्या था कि हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। हाँ, सबसे उसको- बड़ा मामला तो ये है ये उसमें लोगों को सर ध्यान नहीं है असल में कि 90% लैंड अनरजिस्टर्ड है इनकी। अनरजिस्टर्ड है। और मजे की बात, ये कहते थे साहब कोई प्रोविजन ही नहीं है, रजिस्ट्रेशन होना ही नहीं चाहिए। चीफ जस्टिस ने क्या कहा, सीजीआई ने सीधे कहा कि भैया तुमको याद दिला दें अगर भूल भुला गए हो तो वक्फ प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था 1923 से है। खोज निकाला उन्होंने, खुद बताया कि 23 से है। तो रजिस्ट्रेशन पर तो कोई रिलैक्स नहीं मिला, वक्फ बाय यूजर पर कोई रिलैक्स नहीं है। तो थोड़े बहुत मरहम दे दिए हैं। और जो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन, क्या अब तो फैसला है, और उसमें उन्होंने कहा कि पूरे संशोधन अधिनियम पर किसी तरह की रोक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो अभी आपने डिटेल में पढ़ भी दिया। मजे की बात यह है सर, अब देखिए जरा, हम लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं हासिल हुआ, लेकिन अदालत के इस फैसले से सारे पक्षकार जो वक्फ बोर्ड के फेवर में थे वो सारे बल्ले बल्ले हैं, खुश हैं। इसका मतलब ये होता, बल्कि जो अगर कोई नाखुश है तो दूसरा पक्ष है, वो कह रहा है कि नहीं साहब इसको इन टोटलिटी लागू होना चाहिए, जो सरकार ने लागू किया है इस पर कहीं भी आंशिक भी कोई रोक नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुस्लिम पक्ष बिल्कुल खुश है, बल्ले बल्ले है उसकी। इसकी वजह जानते हैं सर क्या है, जो मुझे समझ में आती है। आपने दारुल हर्फ की बात की और आपने कहा कि मुगलों के पीरियड तक दारुल हर्फ था। नहीं सर, 2014 तक दारुल हर्फ था। इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का, ये दारुल हर्फ नहीं तो और क्या था सर। दरअसल इनकी उम्मीदें टूटी हैं 2014, और इसीलिए बार बार मैं कहता हूं ये कल्चरल रेवोल्यूशन था जो 2014 में भारत में हो गया। अब ये खुश इस बात से हैं कि इन्हें तो दुष्प्रचार ये करना था कि मुसलमानों को भारत से भगा दिया जाएगा, खदेड़ दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, सारी संपत्तियां हड़प ली जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, मोदी बिल्कुल इस्लाम का सत्यानाश कर देगा, ऐसा है वैसा है, ये सरकार या कर देगी वाह कर देगी। तो अब ये इतने से ही प्रसन्न हैं क्योंकि असलियत यह भी जानते थे संवैधानिक धरातल पर, और इन्हें ये अच्छी तरह पता था और पता है आज की तारीख में भी कि हमारा दारुल हर्फ 2014 से समाप्त हो गया है भारत में। और जैसा बाबा जी ने कहा, इस सनातनी जो है वो अवेक हो गए हैं, वो अब समझ गए हैं कि ठीक है तमाम शिकायतें हैं। और एक चीज मैं कहता हूं सर, बड़ा प्रैक्टिकल, जैसा आपने भी कहा कि सरकारें कोई भी हों इनके बहुत ज्यादा खिलाफ नहीं जाएंगी, और वो चाहती भी नहीं कि ये भी बहुत ज्यादा परेशान रहे। हमने और बाबा जी ने सर 2017 में गुजरात का दौरा किया था, 10-12 दिन पहले। बाबा जी आपको याद है, आज फेसबुक मुझे याद दिला रहा था, वो सारी तस्वीरें दिखा रहा था। वहां हम लोगों ने जो टुकड़े टुकड़े में कभी ऑटो वालों से या कभी टैक्सी में या कभी लोकल से जो बात की, तो उससे एक लब्बो-लुआब आया कि साहब गोधरा के बाद या गुजरात के दंगों के बाद फिर मोदी जब आए, तो मोदी के समय में गुजरात में वो जो दंगे जो हमेशा हम लोग अहमदाबाद में फलाने कोई हफ्ता नहीं बीतता था दंगा नहीं हो जाता था, आखिर दंगा क्यों नहीं होता? जो लब्बो-लुआब था कई सारे अलग अलग बात होने के बाद, बोला साहब ऐसा है, मोदी ने ये दंगा करने वाली जो कौम है ना, इसको काम पे लगा दिया है। तुम वाशर बनाना जानता है, चल तू वाशर बना, तू फलाने काम करता है तो फलाने काम करो। और उसने ये फिर उससे निकल के ये बात आई कि जब ये सारे काम धंधे पर लग गए, तो दूसरे का घर फूंकने के लिए जब ये निकलते या निकलने की प्लानिंग करते, तो इनको पता होता कि हमारे पास भी एक ऐसा घर है जिसको कोई आके फूंक सकता है। अब सर ये 30-35-40 करोड़ जितने भी हैं, इनको अरब सागर और प्रशांत महासागर में फेंका तो जा नहीं सकता, ये भी सही है, लेकिन इनको दुरुस्त करके ये बात तो आपकी सही है, लेकिन मैं इस पे हमेशा थोड़ा मेरा भिन्न मत है। जब आप ये कह देते हैं ना, तब आप उनको इनकरेज करते हैं।
इनको फेंका नहीं जा सकता, लेकिन इनको वापस लाने के लिए हमें प्राणपण से प्रयत्न करना ही चाहिए। मैं उसी पे आ रहा था सर, मैं उसी पे आ रहा था। इनको दुरुस्त किया जा सकता है, जैसे आपने राजनैतिक रूप से 2014 से इनको दुरुस्त किया है, और एक शब्द मैं ऐसे ही गढ़ रहा हूं, औकातीकरण किया है आपने इसका, इनका राजनैतिक रूप से। एक समय तक सब्जियां जब बनती है ना, तो कोई बड़ी नफासत वाली, तो उसको वो क्या कहते हैं, पहले से मैरिनेशन होता है, उसके बाद फिर बड़ा अच्छे तरीके से वो कुकिंग होती है उसकी। तो ये जो 2014 से है, ये इनका मैरिनेशन है सर, कि दारुल हर्फ नहीं है। चचा जान सुन लो, अब्दुल इस बात को स्वीकारो, समझो। दूसरा, तुम्हारे न चाहते हुए भी 2014 से लगातार तीसरी बार एक ऐसी सरकार आके बन गई जिसे तुम कतई नहीं चाहते हो। मजबूरी में वोट जब दें तब दें। मैं तो ये आरएसएस के जो मुस्लिम मंच, इस टाइप के जो तमाशे हैं, मैं इसको, इसकी उपयोगिता क्या है मैं नहीं समझता। भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ वगैरह का क्या परफॉर्मेंस रहा है ये तो सबको पता है, कि खुद उनके पदाधिकारी नहीं वोट देते। लेकिन सर ये पॉलिटिकल बदलाव नहीं है ना, जो आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकली चेंज से नहीं आएगा। हाँ, पॉलिटिकल कंडीशनिंग जब इनकी लगातार हो जाएगी और इनको ये पता लग जाए कि नहीं साहब, अब हमारा वोट बैंक नाम का वो जो तमाशा है वो जीरो है, वो शून्य है, तब फिर वो वापसी कि अब तुम रहना यही है, रहना इसी हाल में है, तो फिर वापस अपने पुराने घर में आओ। ये सामाजिक, ये कोई सरकार नहीं कराएगी। ये इन्हें एक इंसिडेंट आपको बताता हूं, पूर्वांचल का, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का। जी। वहां पर मुसलमान नाम है अब्दुल फलाने, और अचानक उन सबों ने, ऐसा थोड़ी ना हो कि अचानक एक रात में उनको इल्हाम हुआ कि अरे हम तो डूबे हैं, और पूरे गांव ने अपने नाम के आगे डूबे तिवारी लगाना शुरू किया। शुरुआत में हाँ, अखबारों को, मीडिया वालों को, जौनपुर की बात है ना शायद ये। जौनपुर की, जी हाँ। तो लोगों को लगा कि ये तमाशे कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं भाई। लेकिन उन्होंने कहा नहीं साहब, हम अपने इसके नाम के आगे अब लगाएंगे, क्योंकि हम तिवारी, हम डूबे हैं। यही हाल ठाकुरों के एक कास्ट का है जिसमें शाही लिखा जाता है। यही पूर्वांचल में गोरखपुर के पास ही एक गांव है सर, आप अगर उसमें जाइएगा, मैं प्रैक्टिकली उस गांव में गया और मैं मतलब भौचक्का रह गया। अचानक जो है मस्तराज शाही, अच्युता शाही, गिरिराज शाही, और अचानक नाम आता है उसी गांव में, बिना कोई टोले का फर्क हुए, बिना कोई दूरी हुए, गुड्डू लाल अमीन शाही। ये चौहान वगैरह आप देख रहे हैं। तो इनको जब ये अग्राहट की देश के संसाधनों पर पहला हक हमारा है, कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम, उनकी सरकारों ने जो उन्हें दामाद की तरह पाला है, ये अग्राहट अगर आप 2014 से लगातार निकाल रहे हैं, और इसीलिए मैं कहता हूं कि सत्ता की निरंतरता ये बड़ी आवश्यक है। इनको ये पता लग जाए कि हमारे वोट बैंक का काम जो है वो अब तमाम हो गया है। सर मैं बताऊं, समझौता करने वाली ये सबसे बड़ी कौम है, क्योंकि इनके डीएनए में समझौता है सर। या तो तलवार के डर पे, या तो 2 बोरी चावल, 2 रुपया प्रति महिला और 4 रुपया प्रति पुरुष, इसी कीमत पर इन्होंने समझौते किए हैं, या डर के या लालच से। आज जो भी इस देश में सनातनी बचे हैं, तलवार के सर, डर से सलवार पहन लिए। बिल्कुल ये जुमला है, तलवार के डर से। और सर 2 बोरी चावल, 2 रुपया, वो लिखित दस्तावेज है। कन्वर्जन का जो रेट औरंगजेब ने लगाया था कि भैया 2 रुपया महिला को देंगे और 4 रुपया पुरुष को देंगे, इसी कीमत पे इन्होंने अपने अब्बाओं और अपनी अम्मियों को बदला है सर। तो एक बार जो बदला वो दोबारा क्यों नहीं बदल सकता। आज जो हम सनातनी भारत में हैं, ठीक है, हमें 65 साल कांग्रेसी इकोसिस्टम ने 2M, 4M, 8वें 10वें दर्जे का नागरिक बना के रखा। लेकिन ये बात तो सही है ना सर कि हमारे बाप दादाओं ने कन्वर्ट नहीं किया, तलवार के डर से शलवार नहीं पहनी, और उसके बावजूद आज हम बहुसंख्यक हैं। सर इन्हें इनकी बिसात बताते रहनी है, जो कि पॉलिटिकली संभव होगा। इसलिए सत्ता की निरंतरता बेहद आवश्यक है, और ये बहुत दिन तक ऐसे नहीं रह पाएंगे। एक समय आएगा, एक सामाजिक आंदोलन चलेगा, पता इनको भी है, इसीलिए कहते हैं कागज नहीं दिखाएंगे। इनको पता है कि कागज जो है रामलाल का निकल आएगा।
तो ये काम तब होगा। वक्फ बोर्ड पर भी यही वजह है कि जो हिंदू पक्ष है, जो इसका चाहता है कि ये पूरी तरीके से लागू हो, वो नाखुश है। ये तो इतना सही पाके बिल्कुल खुश हैं। अब ये अलग बात है कि सस्ते लोग बाहर ये करेंगे ही, कांग्रेसी इकोसिस्टम ये करेगा ही कि अरे जीत गए। जैसे योगी जी के बुलडोजर के मामले को लेके जब पैन इंडिया एक नियमावली बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो ब्रेकिंग क्या लगाया जा रहा था, थम गया योगी जी का बुलडोजर, खींच लिया योगी जी के बुलडोजर का पहिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने तो गाइडलाइन बना के पैन इंडिया पूरे भारत में बुलडोजर चलने के रास्ते खोल दिए। तो सर इनको हासिल कुछ नहीं हुआ है। बस ये है कि जिस तरीके से मैं ये ऐसा मानता हूं कि कम से कम 2014 से जो सत्ता परिवर्तन यहां हुआ है, इनको उठा के बाहर फेंकना नहीं तो संभव है किसी सरकार को, लेकिन दामाद बना के रखने की परंपरा भी 2014 से समाप्त हुई है। और इतना इनको दुरुस्त करने के लिए बहुत काफी है। समय लगेगा क्योंकि सरकार कन्वर्जन नहीं करा सकती, घर वापसी नहीं करा सकती। सॉरी, कन्वर्जन शब्द हमारे यहाँ है नहीं। सरकार घर वापसी नहीं कराती। ये सरकार का काम भी नहीं है, ये समाज का काम है। ये सांस्कृतिक अनुष्ठान है सर। तो सांस्कृतिक अनुष्ठान तो समाज को करना होगा। जी हाँ जी, तो इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो बाबा जी, ये जो इन्होंने कहा, अभी हमारे जैसे उत्तर प्रदेश में पहले जो है वो धर्म परिवर्तन प्रोहिबिशन एक्ट आ चुका है, निषेध है, प्रतिषेध अधिनियम। इसी तरह से राजस्थान में भी आया है। और इनमें दोनों में कॉमन बात यह है कि साहब, इसमें यह है कि यदि कोई अपने मूल धर्म में घर वापसी करता है, उसके ऊपर वो लागू नहीं होगा। जी। और राजस्थान वाले एक्ट में तो जो सजा इत्यादि है, वो तो उत्तर प्रदेश वाले एक्ट से भी अधिक भयानक कर दी गई है, जिसमें मास कन्वर्शन में लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का प्रावधान है। जी बाबा जी। सर, जहां तक घर वापसी की बात है ना, सच्चाई यह है कि देयर इज अ वेरी स्ट्रांग अंडर करंट इन मुस्लिम्स। वो इस बात को रियलाइज करते हैं कि हमारे धर्म में कुछ इनहेरेंट आधारभूत कमियां हैं जो हमें शर्मिंदगी का बायस हमारे लिए बनती हैं। आखिर क्या कारण है कि एक बहुत बड़ा वर्ग इनका अपना नाम, अपनी पहचान छुपा के सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में सरवाइव करने की कोशिश करता है। आज आप यहां नॉर्थ इंडिया में आप किसी भी मुसलमान से उसका नाम पूछ लीजिए, वो अपना असली नाम नहीं बताना चाहता। वो गुड्डू, राजू, अच्छा ये तो गुड्डू और राजू रखते हैं। जो महिलाएं हैं वो तो सीधा पुष्पा नाम बताती हैं अपना, कुसुम, पुष्पा, राधिका। अभी हमारे यहाँ हमारी एक मेड आई, हमें तो बहुत दिनों बाद मालूम चला कि भैया इसका नाम राधिका नहीं, इसका असली नाम। मैंने पूछा है तुम्हारा असली नाम क्या है, तो बताइए। तो मैंने पूछा ये अपने असली नाम से क्यों नहीं, कहते नहीं आपको ना तो कोई घर देता है ना कोई खान देता है। और वहां पे जो है वो दिल्ली दरबार नाम से रेस्टोरेंट चलाते हैं पूरे इंग्लैंड में, पूरे दुबई में वो पूरा, आप विदेश में कहीं भी चले जाइए, जितने भी पाकिस्तानी हैं वो सब इंडियन रेस्टोरेंट के नाम से चलाते हैं, इंडियन। तो सर ये इनको भी पता है कि अब्दुल के नाम से बोनी नहीं होगी। तो सर वो समझ रहे हैं। अच्छा, उनको एक इस बात की भी टीस है कि यार अगर ये होते तो बेटर होते इससे हर मामले में। सर बात यही, रास्ता हम ही नहीं दे रहे वो आने को। सर उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग आने को तैयार बैठा है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, मैं सहमत हूं पूरी तरह से। सर और बात ये ना, आपकी बात कोई और आगे बढ़ाऊं तो ये कहूं कि देखिए, यदि परावर्तन हो रहा है तो उन संप्रदायों के माध्यम से हो रहा है जिनको बहुत सारे लोग मेन स्ट्रीम नहीं मानते। तो आप देखें कि आर्य समाज के माध्यम से हो रहा है, इस्कॉन के माध्यम से हो रहा है,
और कुछ दीगर संप्रदाय हैं उनके माध्यम से हो रहा है, लेकिन हमारे जो मुख्य हैं वैष्णव और शैव ये नहीं कर रहे हैं। ये जिस दिन आगे आ गए उस दिन तो सारी समस्या ही समाप्त हो जाएगी। जी। अच्छा, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल टर्की का है सर। टर्की में 1924 में जब कमाल अतातुर्क ने रिफॉर्म्स उन्होंने लागू किए, उसके बाद बहुत कोशिश की कठमुल्लों ने वहां कि वापस वहां पे कट्टर इस्लाम आ जाए। टर्की की महिलाओं ने और टर्की के इवन पुरुषों ने भी, उन्होंने को लगा यार जो स्वतंत्रता अभी हम एंजॉय कर रहे हैं और जो लाइफस्टाइल अभी हम एंजॉय कर रहे हैं, ये वहां कहां मिलेगी। और आज भी एर्दोगान के लाख चाहने और पूरा इकोसिस्टम के लाख चाहने के बावजूद टर्की की महिलाएं वो बिल्कुल भी वापस तिरपाल ओढ़ने को तैयार नहीं है। तो सर ये इस्लाम की कोई भी महिला और यहां तक कि पुरुष भी ये जब इनसिक्योर फील करता है तब बेशक गोल टोपी पहन लेता है, वो इसका इनसिक्योरिटी का है, क्योंकि वो फिर ग्रुपिज्म की भावना और वो विजिबिलिटी बढ़ जाती है गोल टोपी से या लाल दाढ़ी से या बिना मुछ की दाढ़ी से। पर जहां पे ये ऐसा इनसिक्योर फील नहीं करते वहां ये भी नॉर्मल रहना चाहते हैं। और कोई इनकी कोई औरत बुरके में नहीं रहना चाहती, बहुत मजबूरी में बुरका पहनती है। सर बात यह ना कि इसके लिए बड़ा दिल हमको दिखाना होगा, हम हिंदुओं को। अगर हम इनके अच्छा, ये हमेशा एक बात और कहते हैं कि यार हमें मालूम है रोटी की समस्या नहीं आएगी, बेटी ले लो बस। कहते दो भी मत, हमें वो भी मंजूर है, खाली ले लो। तो सर जिस दिन रोटी बेटी की समस्या हिंदुओं ने हल कर दी ना, इनकी घर वापसी का रास्ता भी प्रशस्त हो जाएगा। और हमसे ज्यादा वो घर वापसी चाहते हैं, बशर्ते कि आप लेने वाले बने। तो सर हिंदुओं में, हम सनातनियों में एक बहुत बड़े रेनेसां, एक बहुत बड़े सामाजिक सुधार, धर्म सुधार की जरूरत है कि आप अपने खोए हुए, आप अपने बिछड़े हुए लोगों को घर वापस लेकर उन्हें अंगीकार कीजिए। और इसके लिए सर एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाना पड़ेगा। जी जी अवनीश जी। बिल्कुल सर, इस पे भी मैं अपनी बात बेहद गंभीरता से रखना चाहूंगा क्योंकि बहुत जरूरी है। सर मैं जब ये भीमटा वीमटा जैसे शब्द सुनता हूं ना, सोशल मीडिया के अक्सर बड़े पॉपुलर शब्द है, ये नीले कबूतर, भीमटा, ये हम क्या कर रहे हैं एक समाज के तौर पर? फिर कहां रह जाती है योगी आदित्यनाथ जी की वो बात कि बटोगे तो कटोगे? ठीक है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इस समय कहीं जाके खड़ी हुई है। कम्युनिस्टों का जो वो एक मोडस ऑपरेंडी है, जिन्होंने ये कहा कि नहीं, तुम्हारे समाज के लोगों ने तुम्हारे कान में पिघला शीशा डाला, उमेड़ा, तुम्हारा किया, ये उनकिया, बल्कि एक तरह से कहिए कि उन्होंने वो पिघला शीशा डाला है, तो उसका परिणाम हो सकता है। ये पिघला शीशा वाली बात कहाँ है वैसे? कहीं नहीं है सर, इसीलिए तो मैंने कहा कि उन्होंने डाला है पिघला के, कि ऐसा पिघला शीशा डाला था, मैंने यही बात कही। भाई अब सर मैं तो मनुस्मृति पूरी अच्छी तरह से पढ़ चुका हूं, मुझे तो कहीं मिली नहीं इस तरह की। इन्होंने पिघलाया शीशा कि ऐसा शीशा ही डाला था, ये शीशा कह के डाल दिया इन्होंने। सर सवाल ये होता है कि पॉलिटिकल उनका अलग कहीं मामला इस समय खड़ा होगा। लेकिन एक चीज मैं और कहता हूं, 2014 में जो इतना बड़ा मैंडेट आया, 19 में जो इतना बड़ा मैंडेट आया, जब समाज के हर पॉकेट से वोट मिलते हैं किसी एक पार्टी को, तब इतना बड़ा मैंडेट आता है। तो इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। एक रहोगे तो सेफ रहो, या तो याद कीजिए ना, इमोशनल नारा थोड़ी ना है कि नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया और योगी आदित्यनाथ जी ने दे दिया, हम बस उसी को लहरा देंगे, जय भीम, जय भवानी, जय वीर शिवाजी करके काम खत्म हो जाएगा। बहुत गुंजाइश है सर, बहुत ज्यादा गुंजाइश है। एक समाज के तौर पर पहले तो हम अपने अंदर ही अपना विस्तार करें,
कारण क्या है सर? आज भी आप देखिए ये कम्युनिस्ट जो नंबरों की मतलब ज्ञान तो रखते नहीं लेकिन खेलते हैं। राहुल भी उसी पे काम कर रहे हैं, बाबा जी और हमने कई बार ऐसी बात की है। सर आज भी वो यही कहते हैं ना, एक बड़ा बेढंगा और बेहुदा तर्क देते हैं कि साहब देखिए नरेंद्र मोदी या भाजपा या एनडीए जीत रही है, ठीक है, लेकिन 60% के लगभग मत इनके खिलाफ आज भी पड़ते हैं और मॉरल विक्ट्री का झंडा उठा के घूमते हैं। वो 60% को हम कितना कम कर सकते हैं, और ये अब होगा स्वीकारता से, दोनों हाथ फैला के। अभी हम उनकी बात घर वापसी वालों की जरा सा दूर रख रहे हैं, पहले यहीं से इस क्रम को आगे बढ़ाना चाहिए सर। और जो घर वापसी वाली बात है ये बिल्कुल सही है सर, कि घर वापसी करने के बाद अगर उनको बाकी सारी चीजें नहीं मिली, बच्चों के लिए रिश्ते नहीं मिले, स्वीकारता नहीं मिली, गांव में बसना नहीं मिला, घाटों जैसे ही कंडीशन में उनको रहना हुआ, तो फिर वो बहुत अस्थाई नहीं होगा पहले तो। अब यहां पर मैं सर एक चीज, कई लोग सुना देते हैं कि आप अपने घर के बच्चों की शादी करेंगे क्या? अरे साहब देखिए, यहां पर हमारे धर्म गुरुओं का रोल आता है, बड़े धार्मिक संस्थाओं का रोल आता है। आपने जैसे कोई संस्थाएं गिनाई, इसे और विस्तार देने की आवश्यकता है। आप जबरिया म्लेच्छ कह के उनको बाहर की, ऐसे भी घटनाएं, मैं उन घटनाओं पर नहीं जाऊंगा कि किसी ने अगर बात कर लिया, मिल लिया, खा लिया, तो ऐसे लोगों को भी मजबूरन स्वीकार करना पड़ गया। उस मानसिकता से बाहर आना। और जो ये हमारे आपने शैव और इसके वैष्णव इसके जी ऊपर हमारे मित्र संदीप बालकृष्ण ने बड़े अच्छे लेख लिखे हैं कि कैसे जी पुरातन काल में इस तरह की कोई घटना हो जाती थी तो इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म थे उनको वापस लाने के लिए। ये जब इस्लामी राज्य आया है ना, उसके बाद से वो थोड़े से मुश्किल हो गए। नहीं तो ये हमारे यहाँ परंपरा लगभग 12वीं शताब्दी तक विद्यमान थी। 12वीं शताब्दी के बाद जब आपस में रिसोर्सेज जो हैं वो इस्लामियों ने कमांड कर लिए और फिर रिसोर्सेज को लेके आपस में जब थोड़ा सा टसल होने लगा तो फिर जो है ये रूढ़िवादिता बढ़ी है। उसके कारण ये हुआ है, लेकिन अब तो वो समस्या नहीं है, अब तो हमें वापस उसी स्थान पे पहुंच जाना चाहिए। बिल्कुल खुल के पहुंच जाना चाहिए। ये हमारे जितने धर्म गुरु हैं, मैं तो नाम लूंगा, आदरणीय जितने भी हमारे शंकराचार्य आचार्यों के जो पीठ हैं, ये सारे बड़ी बड़ी धार्मिक संस्थाएं जो है मेन स्ट्रीम में आए ना। यदा कदा वाली क्यों, आर्य समाज को ही क्यों आप ये सारा काम दे के रख देंगे? आप क्यों इस काम को, उसकी भी आप आलोचना करेंगे समय समय पर? सर हमारे यहाँ समस्या जानते हैं, एक पाखंडी शुद्धतावाद, इसकी कल्पना जो है कि जो कुछ चाहिए 100% चाहिए, ऐसे नहीं होता है। आपको एक बीच का रास्ता निकालना होगा। जितने भी धार्मिक गुरु हैं उनको वो आगे बढ़ें, वो उसकी बात करें, तब जाके होगा। इसलिए कि ये कोई सरकार नहीं करा सकती। इसीलिए मैंने कहा ये सांस्कृतिक आंदोलन होगा। इसको आप धार्मिक आंदोलन भी मत कहिए, एक सांस्कृतिक आंदोलन होगा। और भारत का मुसलमान आज जो है उसको इंडोनेशिया टाइप मुसलमान अभी बनाइए, और वो पॉलिटिकल सिस्टम से बनेगा जब उसका औकातीकरण होता रहेगा, और धीरे धीरे करके एक सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन चलेगा, तभी होगा। इसमें तो लीड लेना ही पड़ेगा। ऐसे सर चुपचाप बैठ के कि कश्मीर तो चाहिए लेकिन वहां का डेमोग्राफी नहीं चाहिए, कुछ तो आएंगे ही सर, उनको फिर सुधारना भी पड़ेगा। हालांकि अब पूरा पाकिस्तान भी नहीं चाहिए, जैसे आपने कहा, वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा सर। जी नहीं संभाल पाएंगे आप। सरदार पटेल भी नहीं संभाल पाए थे। आपको मैं याद नहीं दिला सर, दूं, वो जो ज्यादा हो भारत जाएगा। का जो विभाजन हुआ था वो तब हुआ था जब सरदार पटेल अपने अनुभवों के बाद में इस बात पर राजी हो गए कि हाँ भाई पार्टीशन के बगैर काम नहीं चल सकता, क्योंकि लियाकत अली बिल्कुल। खान ने उसको, लियाकत अली खान को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया था, उसने काम ही नहीं करने दिया किसी पूरी सरकार को। ये तो अरे ऑन सर रिकॉर्ड है। मुझे याद आता है, एक जो आजकल ओवैसी की पार्टी का प्रवक्ता बन गया है, टीवी बहसों में बड़ा आता था, शोएब जमाई, अरे उसने वो बीच में यही तो मोना, बात कही थी। उसने यही बात तो कही थी कि यहाँ के 25-30 करोड़ हम, पाकिस्तान वाले 25-30 करोड़ हम, और बांग्लादेश वाले हम, लो हमारी मेजोरिटी हो गई। मैं उसकी बात को बड़ी गंभीरता से मैंने लिया। तो नागपुर को मतलब क्या ही कहा जाए उनको, ये तो नहीं कहा जाएगा कि समझना चाहिए, लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये
इनको बहुत ज्यादा बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मोदी जी की एक बात मुझे ठीक है कि तुम खाली पेट न रहो, क्योंकि गुजरात में देख के आए हैं। जैसे ही उन सबों ने बताया कि जब तक पेट खाली था तो ये निकल लेते थे दंगा करने। इनका पेट भरने लगा और ये वाशर वोशर बेचने लगे, एक घर भी हो गया, तब इनको समझ में आ गया कि हम दूसरे का घर फूकेंगे, कोई आके हमारा भी पीछे से फूक जाएगा। और इसलिए काम धंधे में है, मस्त है, चुपचाप लगे हुए हैं। तो सर मुझे लगता है कि ये मैं तो समाज को भी सोचना। गुजरात जी, गुजरात में शांति तो 2002 के बाद ही आई है, उससे पहले तो नहीं। मैं उसी शांति की बात कर रहा हूँ सर, उसी शांति की, उसी के तो बाद ही हम लोग 17 में गए थे। नहीं तो बस 2002 में जो कुछ हुआ वो तो अलग ही चैप्टर है ना। जी बाबा जी, हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे। सर देखिए, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ध्रुव सत्य है कि शांति हमेशा तलवार से ही आती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मिलिट्री कहती है ना, तलवार, इफ यू वांट पीस यू हैव टू बी रेडी फॉर वॉर। यस। दूसरी, ये तो जितने और भी सर दूसरी आप जो बात है, मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स हैं सब में मिल जाएगा आप। और मेरा एक और अनुभव है सर कि वो हम लोग वैक्सीनेशन करते हैं ना, तब तो एक बार वैक्सीनेशन देने के बाद थोड़ा सा बुखार आता है, और उसके बाद हर साल बूस्टर डोज दिया जाता है। तो वैक्सीन दो, एक दो दिन बुखार आएगा, वो जरूरी है, और उसके बाद हर निश्चित समय बाद बूस्टर डोज देना पड़ता है। ये मैंने यूपी में देखा है। एक बार इन्होंने बनारस में बूस्टर, एक बार वैक्सीन दिया है इनको कल्याण सिंह जी के जमाने में, उसके बाद शांति रही 10 साल। 10 साल बाद ये फिर बदमाशी करने लगे। तब मैंने एक पोस्ट लिखी थी, शायद उसको आपने अवनीश जी को याद होगी। मैंने कहा था यार देखो 10 साल हो गए बॉस, 10 साल बाद ये बूस्टर डोज मांगते हैं। गुजरात में भी बूस्टर डोज का टाइम आ गया है। हर 10 साल बाद बूस्टर डोज देना पड़ता है, शांति तभी स्थापित रहती है। ये भूल बाबा जी जाते तो हैं बड़ी जल्दी। हर 2-4 महीने में देते रहते हैं। एवरेज इनको निकालिएगा सर तो हर 2-4 घंटे में पूरे यूपी में कहीं ना कहीं डोज मिलता रहता है सर। तो 4 महीना ज्यादा हो गया। और अभी तो देखिए, ये अब तय हो गया, आज आज ये भी तय कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जो एएसआई के संरक्षण में है वो वक्फ नहीं रहेंगी। और अब संभल का रास्ता भी प्रशस्त हो गया है। नहीं नहीं, संभल में तो एक सर, संभल में एक और बहुत बड़ी बात आ गई है कि वो मस्जिद जो है उसमें बहुत बड़ा सरकारी जमीन का अतिक्रमण है। लीजिए, सरकारी जमीन का अतिक्रमण तो उस पे तो आज कोई माफी है ही नहीं। सरकारी जमीन तो सरकारी जमीन। हाँ, यूपी में तो बिल्कुल माफी नहीं है। सर अभी ऐसे ही कूद रहे हैं सब, अभी फैसला पूरा पढ़े नहीं है। और फ्राइडे आने दीजिए, जब जो अड्डा है वहां अड्डों में जब बताया जाएगा कि अरे अरे क्या हो गया, तब उसके बाद फिर ये जितनी खुशी आपको दिखाई दे रही है सब काफूर हो जाएगी। चलिए थोड़ा सा आज उसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बिहार में बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो मैं बाबा जी से पूछूंगा साहब कि ये बिहार में हमारे तेजस्वी बाबू और राहुल गांधी के बीच में क्या चल रहा है? आपके पास क्या समाचार है? सर तेजस्वी बाबू और राहुल जी में तो जो चल रहा है तो चल रहा है, खूंटा ठोक दिया है ओवैसी साहब ने। ओवैसी साहब ने कह दिया है हमको भी लो, नहीं तो हम तो 100 सीट पे लड़ेंगे। और ओवैसी कम से कम 20 सीट डैमेज करने की क्षमता रखते हैं। पिछली बार 25 सीट जितवा दी थी आरजेडी को आपके पासवान जी ने, चिराग ने, और 7 सीट जितवा दी थी कांग्रेस को। 32 सीट टोटल जितवाई थी सर। इस बार वो सीधे सीधे 25 सीट का डेंट आरजेडी को लगना तय है। 5 सीट मिनिमम। लेकिन प्रशांत किशोर फैक्टर भी तो है।
अभी बता रहा हूं सर, अभी बता रहा हूं, रुके सर। 5 सीट का मिनिमम डेंट तेजू भैया देंगे तेजस्वी को। इसके बाद राहुल जी ने कह दिया है कि हमको हारने वाली सीट नहीं चाहिए, हमको मुस्लिम बहुल सीट चाहिए। लालू ने स्पष्ट मना कर दिया है कि मुस्लिम बहुल सीट तुमको दे देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या। तो सर बात यह है कि इसीलिए वो जो है राहुल बाबा जो है वो हम्म, मुख्यमंत्री के लिए तेजस्वी के नाम पे हामी नहीं भर रहे हैं, क्योंकि वो मुस्लिम सीटें ले लेंगे, उनकी अगर ठीक ठाक सीटें आ गई तो कहेंगे मुख्यमंत्री हमारा बनेगा। तेजू भाई कौन सर होते सर मुख्यमंत्री के लिए तेजस्वी को डिक्लेयर करने में राहुल जी को ऐसा लगता है कि उनको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो सर चारा चोर का और जो जंगल राज का जो बैगेज है ना, वो लालू जी और तेजस्वी का पीछा छोड़ नहीं रहे सर। वो एक इतना बड़ा टैग लगा हुआ है जिसका खामियाजा खुद राहुल को भुगतना पड़ रहा है। तो सर राहुल सचमुच तेजस्वी को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाता है पीके फैक्टर। पीके जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है उसको थाम लेंगे। एंटी इनकम्बेंसी वोट हमने ये एक बार पंजाब में देखा था कि बादल साहब के भतीजे मनप्रीत बादल ने नई पार्टी बना ली और बादल का जो एंटी इनकम्बेंसी वोट जो कांग्रेस में जाना चाहिए था उसे थाम लिया, और ज्यादा नहीं लिया था उन्होंने, हर सीट पे औसतन 5,000 वोट लिए थे। उस चक्कर में बादल साहब की सरकार रिपीट हो गई थी। जीता जीता है चुनाव, अमरिंदर सिंह हार गए थे, कांग्रेस हार गई थी। सर सेम फैक्टर रिपीट होता हुआ दिख रहा है पीके की पार्टी के साथ। जो थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी का वोट था या जो थोड़ा बहुत नाराजगी वाला वोट होता है जो वैसे तेजस्वी के पास जाना था, वो पीके में जा रहा है। तो कुल मिलाकर सर, और यहां तक खबरें हैं कि कांग्रेस ने तेजस्वी को धमकी दी है कि अगर आप हमारी पसंद की सीट नहीं दोगे तो हम अकेले भी चुनाव में जा सकते हैं, और हम सभी 240 कितनी 43 सीटें सबके ऊपर अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। ये अंदर खाते कांग्रेस ने धमकी दे दी है। ओवैसी ने 100 सीट की दे दी है। तो सर तेजस्वी के लिए बहुत खराब स्थिति है। मैं आज सुबह ही अवनीश भाई के साथ हमने एक वीडियो किया है, मैंने कहा तेजस्वी अगर 40 सीट पे सिमट जाएंगे तो मुझे कतई आश्चर्य नहीं होगा। आरजेडी 40 सीट्स, आप 50 से 40 पे आ गए। नहीं 50 मैंने टोटल, सर यूपीए के लिए, टोटल के लिए मैंने 50 बोली थी। अच्छा, यूपीए 50, आई मीन इंडिया अलायंस 50, तेजस्वी 40। मैं उस पर अभी भी कायम हूं। जी जी अवनीश जी, आप कैसे देख रहे हैं? जी क्योंकि जी झगड़ा बिल्कुल तो सर। जीतन राम मांझी भी कर रहे हैं। नहीं झगड़ा सर, इलेक्शन के पहले झगड़ा सारे करते हैं नेता, जब तक सीट नहीं मिल जाती और जब तक काउंटिंग नहीं हो जाती तब तक सारे नेता जीत रहे होते हैं। ये बड़ी सामान्य सी चीज है। सर एक चीज मैं बताऊं आपको, ये जो ओवैसी वाली पार्टी का मामला है कि ओवैसी ने कहा कि अब हम 100 पर लड़ने की धमकी धमकी नहीं है। हुआ ये डेवलपमेंट कि जो प्रदेश के नेता थे ओवैसी की पार्टी के, वो बाकायदे लालू और राबड़ी के घर गए। मतलब तेजस्वी से नहीं, लालू के पास गए, राबड़ी भी थी वहां। उन्होंने कहा, इससे पहले यात्रा में ओवैसी ने अपने पार्टी के लोगों से पोस्टर लहरवा दिए थे कि वोट हमारा और हमको इंडी में नहीं लोगे तो फिर ऐसे नहीं चलेगा। ओवैसी ये चाहते थे इसलिए क्योंकि 5 सीटें जो पिछली बार उनके 5 विधायक थे उनको समेट लाए थे तेजस्वी। तो ओवैसी ये चाहते थे कि इससे अच्छा कि हम जीते मेहनत करके और उठा के ये लेके चला जाए, तो बेहतर ये है कि हम इंडिया अलायंस के अंदर ही रह लें। और 5 सीट अगर वो जीत चुके थे तो इस बार अगर मान लीजिए 10 सीट उनको मिल जाती तो उसमें से 5 से उनकी 2-4 आगे बढ़ी जानी थी, इसमें कोई शक नहीं है। जो जहां जहां वो कैंडिडेट उतारते हैं
अब लालू ने बाकायदे भगाया है, और स्टाइल अब कैसी भगाया है, भगाया है सर। उस नेता ने लालू के घर पर से निकलने के बाद गाना गाया है, और अब ओवैसी बिल्कुल उस वाले मोड में है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। और ओवैसी ने बिल्कुल जिद कर लिया है कि वो 100 सीट लड़ेंगे, स्पष्ट घोषणा कर चुके हैं। 100 सीटों पर वो कैंडिडेट उतारेंगे। पहला उनका प्रेफरेंस यही रहे, मतलब प्रायोरिटी रहेगी कि जहां पे उनके मुस्लिम डोमिनेंस है वो सीटें प्लस कुछ और सीटें, एक ही है। बाबा जी ने जो एक बात, बाबा जी आपने जो कहा कि प्रशांत किशोर जो है वो एंटी इनकम्बेंसी या फिर थोड़ी बहुत नाराजगी निराशा वाली जो नीतीश सरकार और एनडीए सरकार से था उसको थाम लेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग एक बात बताऊंगा। दरअसल ये वोटर जगाओ कथित वाली यात्रा और राहुल गांधी की शाब्दिक बदतमीजियां, तुम तड़ाम से लेके मोदी जी के माँ की गाली तक, उसके बाद बिहारियों को बीड़ी और ये वो दुनिया, मतलब हर तरह की शाब्दिक बेइज्जती, बदतमीजी, इन सारी चीजों से एक बहुत तेज नफरत का भाव, मैं नफरत कह रहा हूं शब्द, नफरत का भाव राहुल गांधी के प्रति। वोट वोट तो इनका है नहीं, नेता इनके है नहीं। लालू की एक धमकी, तेजस्वी की एक धमकी, और कन्हैया कुमार नाम का लड़का नजर नहीं आ रहा है कहीं। तेजस्वी और राहुल की एक धमकी, वो कुंटल यादव जो है, पप्पू यादव, हाँ, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो किसी मंच पर नजर आए, जहां लाउड स्पीकर बजाने वाला है वहीं कुर्सी डाल के वो पानी पीते रहते हैं, नजर आते हैं। तो बिसात कुछ है नहीं। पहले भी यही रहा है कि लालू ने जितनी सीटें इनके झोली में डाल दी हैं, चुपचाप उतने लड़े हैं। क्या पिछली बार 70 सीटें पाने की इनकी बिसात थी क्या बिहार में? वो तो संगठन के तेजस्वी स्तर की पर, नेता मूर्खता के थी स्तर, उस समय, तेजस्वी बहुत मूर्खता गुस्सा थी, थे, बिल्कुल। तेजस्वी की मूर्खता ओवर थी। कॉन्फिडेंट आदमी था, उसको पता नहीं क्या था, राजनीतिक अकौशल कहिए या जो कुछ भी कहिए। मैं ये मानता हूं कि जो कुछ भी थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी वोट था, वो सबका सब और नाराजगी का वोट वापस चला आया है एनडीए खेमे में, और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है राहुल गांधी की फैलाई हुई बदतमीजियों ने, अस्तरहीनता ने, ये एआई वीडियो जैसी हरकतों ने। मैं सच कह रहा हूं कि राहुल दोबारा अगर बिहार का दौरा कर रहे हैं, हालांकि अभी जो इन्होंने ज्वाइंट रैलियां करने का जो सोचा था, और मैं आपको एक चीज बड़ा जरूरी है सर, फीडबैक बता दूं। ये जो वोटर जगाओ यात्रा करके आए हैं, जिन जिन रूट से ये यात्रा करके आए हैं, उसके बाद सेंट्रल लीडरशिप वहां जो इनकी टीम है कांग्रेस की, उन्होंने कुछ एक्सपर्ट्स और डेटा कलेक्टर्स को भेजा था उसी रूट पर कि भाई देख के आओ क्या असर है। और जो फीडबैक आई है, उसके बाद इन्होंने ये तय किया था कि अब ये वहां पर पॉलिटिकल रैलियां करेंगे। लेकिन लालू ने अब इस पर लेके एक स्ट्रांग स्टैंड ले लिया है, क्योंकि लालू ये जान गए हैं कि जो नफरत इस आदमी ने, जो शाब्दिक बदतमीजियां अपने लिए जो नफरत इकट्ठा की है, उसका बहुत बड़ा डेंट तेजस्वी झेलने जा रहे हैं, आरजेडी झेलने जा रही है। अब मुझे बहुत संदेह है सर कि इस आदमी की अगर रैलियां राहुल गांधी की दोबारा हुई, तो ये मां एपिसोड के बाद और उसके बाद ये एआई वीडियो के बाद, मैं सच कहता हूं कि मतलब उनकी सुरक्षा ठीक ठाक रखे मोदी जी, ठीक है, अच्छा है। सीआरपीएफ ने भी बढ़िया सवाल उठा दिया है कि ये आदमी कहाँ कहाँ नाचता फिरता है बिना मतलब। तो ये हद है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें जो एंटी इनकम्बेंसी वाला मामला है ना, वो तो हर सरकार के साथ होता है, निश्चित तौर पर होता है। लेकिन राहुल गांधी को वो क्रेडिट जाता है, उन्होंने वापस करा दिया है वो सारा कुछ। और आज से प्रधानमंत्री, आज हम लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, पूर्णिया पप्पू यादव वाले इलाके से प्रधानमंत्री जी ने अपना गेयर लगाना शुरू कर दिया है, पॉलिटिकल वो अपना चुनावी मोड में आ गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा, मैं बहुत ज्यादा फिगर्स पर नहीं जाता हूं, लेकिन इसमें अब मेरा भी यकीन बनता जा रहा है कि ऑल टाइम लो प्रदर्शन। और आप कह रहे हैं सर कि बाबा जी वो 40 सीट पे ले आ दिए, राहुल गांधी की कितनी सीटें हैं? ये खुद अब 50, इनके नेता कह रहे हैं कि हमको भले कम सीट दो, 85 सीट दो, लेकिन हमको जिताऊ सीट दो। आप मुझे ये बताइए, एमवाई में से वाई निकाल के, एम निकाल के लालू तेजस्वी इनको दे देंगे भैया को, तो फिर खुद क्या करेंगे? तो बड़ा टेढ़ा मामला है सर। और राहुल ने बड़ा काम खराब किया है तेजस्वी का, अपना काम तो है नहीं कुछ इनके पास। तो
बिहार का चुनाव तो बिल्कुल साफ है और मुझे लगता है कि भाग्य थोड़ा सा ज्यादा साथ दे रहा है नीतीश बाबू का। काम भी तो वो ठीक कर ही रहे हैं। उम्र की बात अब कहीं दूर दूर तक सुनाई नहीं दे रही है। इस तरह के वीडियो और इस तरह की हरकतें भी नहीं आ रही हैं। वो काम अपना किए जा रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी भी वापस उनके पास जो था वो समेट ले गए। प्रशांत किशोर बाकी यही है, थोड़ा बहुत तो कुछ करेंगे ही काम। जी जी, तो आइए अब कार्यक्रम की समाप्ति की ओर चलते हैं। बाबा जी कुछ और अंत में कहेंगे? सर, अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर तेजस्वी हिम्मत करके ये चुनाव एकदम अकेले लड़ लेना तो आज से बेटर परफॉर्म करेंगे। देखिए, लॉन्ग टर्म अगर आपने टारगेट्स बनाने हैं तो कांग्रेस चाहेगी कि यूपी और बिहार से मुलायम और तेजस्वी लालू की पार्टियां बिल्कुल समाप्त हो जाएं, तभी कांग्रेस के लिए जगह। वो डिस्कवरी चैनल में शेर जो है वो जब कब्ज को मार देता है तभी शेरनी वापस जो है प्रजनन के लिए तैयार होती है। सर, जब तक लालू और मुलायम की पार्टियां बिहार में और यूपी में मरेंगी नहीं तब तक कांग्रेस का रिवाइवल नहीं होना है। इसलिए कांग्रेस को चाहिए कि इन दोनों को मार दें, और अगर इन दोनों को जिंदा रहना है तो इनको चाहिए कि ये कांग्रेस को मारते हैं। तो दोनों में से किसी एक को तो मरना पड़ेगा। ठीक दोनों बाबा जी, आप मल्टीपोलर इलेक्शन कराइए और बीजेपी को जिताइए। आपके कहने का यही मतलब है। नहीं सर, कांग्रेस अलग उसमें लड़े, तात्कालिक, RJD अलग। सर तात्कालिक फायदा, एक मिनट, तात्कालिक फायदा बीजेपी को हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म में उनमें से कोई एक जिंदा रह जाएगा, नहीं तो दोनों मरेंगे, आज बता रहा हूं। बाबा जी, बार बार आपका विपक्ष प्रेम और खास तौर से आपका जो है कांग्रेस प्रेम झलक जाता है, न जाने क्यों। नहीं सर, मैं तो आई टॉक एज एन एनालिस्ट। अगर कांग्रेस को जिंदा होना है तो इन दोनों को मारना पड़ेगा, और अगर उन दोनों को जिंदा रहना है तो कांग्रेस को मारना पड़ेगा। सर, सर युद्ध है ये, बड़ा निर्मम होता है। तो आइए अब चलते हैं उपसंहार की ओर। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा रामदास जी को, अवनीश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय जय श्री जय श्री